हेलो, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा और पीछे जाके बैठ जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। तो एक आई साइड जो है हम लोग मेंटेन रखेंगे, इसको थोड़ा देर लोग थोड़ा सा पीछे चले जाओ। सो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और हम लोग आज जो करने वाले हैं वो बेसिकली दिस इज ए क्रैश कोर्स। हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, हो चुकी है क्रैश कोर्स है, तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। बहुत ही अचानक से मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और खासकर जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको केमिस्ट्री में बहुत तकलीफ रहता है और वो केमिस्ट्री में जनरली फ्लंक कर जाते हैं टेस्ट को। केमिस्ट्री में जो टेस्ट होता है उसके डिज़ाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितना भी कम टाइम हमें मिला है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम शुरू है, सिर्फ कुछ समय बाकी है हमारे पास और मैं सिर्फ सैटरडे संडे को ही आपको समय दे सकता हूँ। तो इसमें और चूँकि तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि 70 में से इतने करने हैं, 35 करने हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि हम लोग ऐसा डिज़ाइन करें कि कुछ चीज़ों को पकड़े, जोर से पकड़े, कस के पकड़े उसको, उस पर काम कर ले और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा ढील दे दें, तो हो सकता है कि निकल जाएगा टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है केमिस्ट्री के टेस्ट में कि आपका जो टेस्ट का मार्क्स है वो कितने नंबर का होता है? टोटल मार्क्स कितने के होते हैं? 70 मार्क्स के होते हैं। और 30 मार्क्स का 35 होता है एमसीक्यू और 45 होता है सब्जेक्ट। नहीं, 30 नंबर 70 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो 30 मार्क्स का क्या होगा? चलो मैं यहां पे लिखता हूं, चलो देखो ध्यान से देखना। सेवेंटी मार्क्स का थियरी होता है ना, तो जो बचे 30 मार्क्स वो तुम्हारा लैब जाता है ना, लैब या प्रैक्टिकल जो बोल लो। और चूंकि जहां मैं पढ़ाता हूं वहां तो सब चीज मैं ही कराता हूं, तो मैं अपने हिसाब से लैब भी डिजाइन करता हूं और थ्योरी भी डिजाइन करता हूं। लेकिन यहां पर हमें बेसिकली किसके हिसाब से चलना है? हमारे पास एक संस्था है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, जो 12th का एग्जाम लेगी। 12th का एग्जाम लेती है वो, जो आप लोग लिखोगे अभी फरवरी में, उसमें होता है 70 मार्क्स के क्वेश्चन और उसमें होता है पहला सेक्शन। देखो पूरा कैटेगराइज हम लोग करते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। देखो सेक्शन ए में होते हैं टोटल 35 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और होते हैं 70, ठीक है। और ये 35 मार्क्स का होता है, 35 इंटू 1 35, ठीक है। सेक्शन बी जो होता है वो होता है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने आंसर करने होते हैं? 10 करने होते हैं 20 में, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है 20। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेक्शन सी जो है 15 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है 6 में से, वेरी गुड। और ये हर क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का। तो ये हो गया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चालाकी से काम करना क्या है कि कुछ चैप्टर्स को हम लोग मजबूती से पकड़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो हम लोग मजबूती से पकड़ेंगे, जिसका परसेंटेज भी ठीक ठाक रहा है, वो है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। वेरी गुड। नोट बना सकते हो पैरेलल में, या फिर ये पीडीएफ जो है तुम्हें वापस मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा बना हुआ। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट बनाओ साइमल्टेनियसली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखो, ओके। ये एक हैबिट होती है, ये पढ़ने की एक हैबिट। चूंकि ये लंबा लेक्चर चलने वाला है, इसलिए हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में आराम से लेकर चलेंगे, धीरे धीरे। नोट पैरेलल में बनाओगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा।
उसका फ़ायदा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको लिख लेने होते हैं और फिर बाद में उसे आप सर्च भी कर सकते हो। ओके, चलो ठोस अवस्था। देखो मेरे साथ क्या है कि मैं कभी हिंदी में पढ़ा नहीं हूँ, हिंदी मुझे बोलना आता है, लिखना नहीं आता अच्छे से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जहाँ पर मुझे हिंदी की ज़रूरत है, मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट को इनग्रेन कर दिया है यहाँ पर, ताकि तब कम से कम मुझे लिखना पड़े, लेकिन चीज़ों को, टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग साइमल्टेनियसली, मतलब साथ ही साथ हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे, वो मेरे लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के साथ स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, ये बाकी सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में किस पे हम लोग काम करते हैं। तो सॉलिड स्टेट का ये मोरलेस सिलेबस है, हम लोग को ये सारी चीज़ें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन है सॉलिड स्टेट में कि क्रिस्टलाइन किसको बोलते हैं और एमोर्फस किसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल पूछा जा सकता है सॉलिड के बारे में, ठोस के बारे में। ठोस के कुछ गुण, निर्धारित करने वाले गुण क्या क्या होते हैं, लिखो। क्या क्या गुण होते हैं ठोस के, कैरेक्टरिस्टिक? हाँ हाँ, वेरी गुड। इसको इनकम्प्रेसिबल होता है, दबाया नहीं जा सकता है, वेरी गुड। अपने स्थान पे ही कंपन करते हैं। इनके कण जो है, इनके कण मतलब इनके पार्टिकल्स जो भी हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो अपने ही जगह पे मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस नहीं होते हैं। यही सारी चीज़ों को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी तुम समझ रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा चीज़, एक चीज़ है ये पॉइंट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, जो इसने कहा कि कम होती है उसके बीच की दूरी, और वो हाँ अंतराल कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, अंदर आणविक फोर्सेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, मजबूत होता है। गुड, ये जो पॉइंट्स बोले अपने मीन के अराउंड में वो कंपन करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुड, यहाँ तक सही है। तो हम लोग ऐसे ही क्विकली सारे कॉन्सेप्ट्स को एक तरह से रिवाइज करते हुए जाएंगे। ओके, और उसके बाद जो हमारा एजेंडा होगा, हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, पहले जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में साइमल्टेनियसली। फिर से बोल रहा हूँ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ होता है ना कि एक बार रेड वायर को काटना है, ग्रीन को काटना है, कभी कभी होता है कि दोनों को साथ में काटना है, होता है ना, तो साइमल्टेनियसली मतलब साथ में। तो हम लोग साथ में अंग्रेजी हिंदी दोनों लेकर चलेंगे। पहले की कॉन्सेप्ट कवर किया, दूसरा सेक्शन में जो हम पढ़ाएंगे उसमें है PYQ, 2016-17 से लेकर अभी तक का जो भी सवाल आया है सॉलिड स्टेट में, सबको अभी सॉल्व करेंगे क्लास में। ठीक है, और तीसरा जो है मेरा गेस क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने गेस किया हुआ है, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और बिलीव मी, इतना मटेरियल कर लेंगे तो कहा तो नहीं जा सकता, परीक्षा ही होता है, दूसरे की इच्छा पर होता है, लेकिन तैयार रहना मुकम्मल ज़रूरत है। और हो सकता है कि उसमें से कुछ पॉइंट्स लड़ जाए तो दैट इज़ गुड ना, क्या ही जाया जाता है, कोशिश करते हैं। तो भाई दो तरीके का वर्गीकरण होता है सॉलिड का, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, और इसको हम लोग लिखते हैं, क्रिस्टलाइन को रवादार ठोस और इसको बेरवादार या अक्रिस्टलीय भी कहते हैं। वेरी गुड, बेरवादार, अमोर्फस, अक्रिस्टलीय, वेरी गुड, वेरी गुड। अति शीतत द्रव्य जो तुम बोल रहे हो उसको इंग्लिश में सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ऐसे पूछ सकता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, या हिंदी में बोले अति शीतित। पूछ सकता है कि ग्लास को क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर वाला में, रीजनिंग पे होता है ना 10 रहता है चॉइस, उसमें पूछ सकता है कि ग्लास को अति शीतित द्रव्य क्यों कहते हैं। बताइए। जब हम ग्लास को गर्म करते हैं तो वह पहले द्रव अवस्था में आता है,
पहले थोड़ा सा वो सॉफ्ट होता है और धीरे धीरे द्रव अवस्था में जाता है। पिघलता है तब जाके जलता है, इसीलिए इसको अति दूसरा चीज जो कह सकते हो कि जब पुराने बिल्डिंग्स के कांच को देखोगे तो उस कांच का मोटापन नीचे में ज़्यादा होता है और ऊपर में पतलापन होता है। तो वो बता रहा है कि ग्रेविटी के फोर्स के चलते वो फ्लो करके नीचे में जम गया है ज़्यादा, ठीक है। इसलिए भी इसको अतिशीतित द्रव या सुपरकूल्ड, या फिर दूसरा नाम इसके लिए होता है सूडो सॉलिड। उसको क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। आएंगे इस पे, इसका नाम हमको याद नहीं, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का हिंदी क्या होता है? दीर्घ परासन। वेरी गुड। पूछ सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसमें होता है? किसमें होता है? वेरी गुड। रवादार में दीर्घ परासन होता है और एमॉर्फस में या अक्रिस्टली में सूक्ष्म लघु परासन होता है, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कहने का मतलब है कि पूरे बल्क में अगर मटेरियल लेते हो तो जो कहते हैं कि रेगुलर और रिपीटेड, इसका मतलब हुआ शुद्ध हिंदी में नियमित और आवर्तित पुनरावृत्ति जो होती है, यही लिखते हो ना? लिखो नियमित और आवर्तित। क्रिस्टलाइन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिखो। क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, रवादार सॉलिड के बारे में की पॉइंट लिखो कि नियमित और आवर्तित। नियमित मतलब रेगुलर और आवर्तित मतलब पेरियोडिक। पेरियोडिक मतलब एक के बाद दूसरा रिपीट होता है, उसको पेरियोडिक बोलते हैं। नियमित और आवर्तित पुनरावृत्ति होती है रवादार में, ठीक है। और ये पुनरावृत्ति का परासन दीर्घ होता है, मतलब ऑर्डर जो होता है और उसके विपरीत जो अमॉर्फस होते हैं लघु परासन, उसमें नियमित नहीं होता है और आवर्तित पुनरावृत्ति नहीं होता है, वह रैंडम होते हैं। लिखो रैंडम होते हैं, इसका मतलब अनियमित होते हैं। अनियमित होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता है उसमें। ओके, चलिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ और भी निश्चित करने वाले गुण यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? निश्चित तापमान पर गलनांक, ठीक है, इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हैं, ठीक है। इसके लिए हिंदी है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, आएंगे इस पे हम लोग। शुद्ध हिंदी क्या होता है? आया है सवाल एनाइसोट्रोपी पे, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको नहीं, मैं बता रहा हूँ। एनाइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हर दिशा में अलग हो, ठीक है, विषम दैशिक और समदैशिक। तो थैंक यू।
क्रिस्टल विषम दैसिक क्यों होता है? क्योंकि इनके सभी दिशा में अलग अलग क्या होता है वो हाँ वेरी गुड, विषम दैसिक ऐसा आता है, पूछेगा तुमसे। विषम दैसिक चाहे क्रिस्टलाइन, इनमें से कौन सा गुण शो करता है, दिखाता है, कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है, और उसमें विषम दैसिक हो अगर ऑप्शन में, तो आपको विषम दैसिक पे टिक करना पड़ता है। विषम दैसिक मतलब जैसे कि अब तुम्हारा क्रिस्टल्स का ऐसे है संरचना, सभी दिशा में अलग अलग संरचना। तो ऑफकोर्स यहाँ से अगर मान के चलो कि तुम स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो और इस दिशा में जाते हो, तो इतने डिस्टेंस के बाद ये एटम मिल जाता है। इस दिशा में थोड़ा डिस्टेंस अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो या फिर डेंसिटी ले लो या फिर थर्मल कंडक्टिविटी ले लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई भी भौतिक गुण की बात अगर तुम करोगे तो चांसेस है कि दोनों दिशा में जाओगे तो अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगा। इसको बोलते हैं विषम दैसिक। तो विषम दैसिक किसका प्रॉपर्टी है निशांत? क्रिस्टल का, रवादार ठोस का। और अगर अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस है तो वह समदैशिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स रैंडमली अनियमित तरीके से स्पेस में छितराए हुए होते हैं। इसलिए हम लोग मानेंगे कि अगर लेफ्ट में जाओगे तो उतने ही कण मिले और राइट में जाओगे तो उतने ही कण मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि बेरवादार या अक्रिस्टलीय का जो गुण होता है क्या होता है? समदैशिक होता है। वेरी गुड, इसको लिख लो। आभासी, याद आ गया मुझे अनिकेत, हाँ आभासी ठोस कहते हैं इसको, आभासी। देखो यहाँ पे लिखा है ना सूडो सॉलिड्स। देखो एक बात बता देता हूँ सूडो के बारे में। सूडो वर्ड अगर कहीं पे यूज होता है, कल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो एक कोड ही होता है, एक लाइन ही होता है सूडो। सूडो का मतलब होता है प्रिटेंड करना, जो नहीं होते हैं वो प्रिटेंड करना करते। जैसे बहुत लोगों में होता है ना बनने वाला, कि वो ऐसे रिच नहीं होते हैं, धनी नहीं होते हैं, लेकिन बनते हैं कि हाँ मैं रिच हूँ, धनी हूँ। चाहे बहुत लोग में होता है कि दिखावा करने के लिए इंटेलिजेंट बनते हैं, जबकि होते नहीं है वो। वैसे ही ये ठोस बनते तो हैं एमॉर्फस, लेकिन उनका एक दिखावा होता है, क्योंकि रियलिटी में वो क्या होते हैं? सुपर कूल लिक्विड ही होते हैं। एक तरीके से एक लिक्विड को लो और उसको तुम ठंडा कर दो तो जिस तरीके का अरेंजमेंट होगा वही अरेंजमेंट होता है एमॉर्फस में। इसलिए उनको आभासी मतलब सूडो कि झूठ मूठ का सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, सूडो का यहाँ मतलब है झूठ से, सही नहीं हो। ओके, इसलिए इसको आभासी ठोस भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया ठोस के प्रकार और उसका वर्गीकरण उसके प्रॉपर्टी भौतिक गुण के आधार पे। ओके, बोलो। विघटन, जो चाकू से काटते हैं तो एकदम चिकने तरह से क्रिस्टल कट जाता है और क्रिस्टल ये नहीं करता। ठीक है, अगर हाँ वो एक शार्प नाइफ से अगर तुम काटते हो तो बेतरतीब कटेगा एमॉर्फस में और उसमें नियमित रूप से कटेगा। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा गुण? विदलन। वेरी गुड, विदलन गुण। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। विभिन्न तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। आपके सिलेबस में है इस पे, ठीक है, और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 तरीके के होते हैं। मॉलिक्यूलर, जिसको आणविक ठोस कहते हैं। ओके, मैं बताता हूं इसमें होता क्या। इसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, मुझे लैटिस पॉइंट पहले डिफाइन कर देना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। इस पे आएंगे हम लोग। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इसको तुम स्पेस में रिपीट करते जाओ तो जो अरेंजमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, रवादार जालक भी बोलते हैं। आता है क्वेश्चन इसे, या क्रिस्टल लैटिस।
इसको समझना है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल है, एक के ऊपर एक ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अगर 2 डायमेंशन में है तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ये 3D में है, और अगर 2 डायमेंशन में है तो इसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, आकाशीय जालक, स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस या आकाशीय जालक। और इसमें एक छोटी सी इकाई होगी जिसको आप रिपीट करते हो तो आपको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, त्रिविमीय आकृति मिलता है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल या इकाई कोष्ठक या एकल कोष्टिका, यही ना, जिसको आप नियमित रूप से एक के ऊपर एक अगर सटा कर लगते जाओ तो आपको रवादार जालक का त्रिविमीय आकृति मिलता है, उसको बोलते हैं इकाई कोष्टिका। 2 विमीय में उसको आकाशीय जालक कहते हैं। इतना ही अंतर समझना है। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होते हैं? नहीं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते, हम बता रहे हैं, ये अंदर समझना है। क्या देख रहे हो? यहां पर ध्यान दो। तो जो लैटिस पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु। ठीक है, जालक बिंदु। तो जो जालक बिंदु यहां पे कौन चीज होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे I2 होगा आयोडीन, या H2 होगा डाइहाइड्रोजन, या फिर Cl2 होगा, या फिर अणु होगा। वेरी गुड। तो लैटिस पॉइंट्स पे क्या होंगे? अणु होंगे। बिल्कुल सही। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ज्यादा अच्छा डिफिनेशन है कि जो जालक बिंदु है, आकाशीय जालक के जो जालक बिंदु है, लिख लो इसको, आकाशीय जालक के जो जालक बिंदु हैं वो अणु से मिलकर बने होते हैं। आकाशीय जालक के जो जालक बिंदु होते हैं वो अणु से मिलकर बने होते हैं। तो अणु से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं? आपके शुरू में ही सिलेबस में लिखा हुआ है फोर्सेस, मतलब वो बल जो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, वो बल जो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, उसको 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लॉन्डन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लिख लो इसके बारे में। 3 तरीके के बल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंदन फोर्सेस, या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस भी इसको बोलते हैं। इसका हिंदी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। नहीं, कंफ्यूजन मत करो, मैं बताऊंगा सब चीज। ये कंफ्यूजन होगा तुमको, प्लीज कंफ्यूजन नहीं करने का है। परिक्षेपण अथवा लंदन बल, डिस्पर्सन फोर्सेस लिखो। जो फोर्सेस उसमें काम करते हैं, मुझे हिंदी का थोड़ा सा बताया था ना कि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं होता, इसलिए मैं बार बार रेफरेंस ले रहा हूँ। लिखो, डिस्पर्सन का हिंदी होगा परिक्षेपण। परिक्षेपण बल अथवा लंदन बल काम करता है उसमें। तो परिक्षेपण बल और लंदन बल वाले एग्जांपल्स कौन कौन से हैं भाई? देख लो, ये है ऑर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, बार बार आता है।
हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन भी होगा इसमें, CO2। तो इसमें क्या है, इसमें कोई नेट चार्ज डेवलप नहीं होता है, उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है ये। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल अगर हों जो उसमें विद्युत उदासीनता नहीं हो बल्कि विद्युत धनात्मकता और ऋणात्मकता हो एक तरीके से, जिसमें डाइपोल हो, इसका मतलब है द्विध्रुवीय। जैसे कि HCl का एग्जांपल अगर तुम लेते हो तो लेट मी टेल यू, HCl का एग्जांपल में ऐसा अगर बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, है ना। तो जिसके चलते इस पे पार्शियल हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, इसका मतलब है कि दो ध्रुव बन गए ना, दो ध्रुव बने ना, नेगेटिव ध्रुव, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव बने ना, तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव, डाइपोल, क्या डाइपोल या द्विध्रुव। तो द्विध्रुवीय आकर्षण जिसमें होता है वो उसके एग्जांपल लिख लो, HCl और SO2 आएंगे एग्जाम में। इनमें किसमें द्विध्रुवीय आकर्षण मौजूद है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होना चाहिए ज्यादा। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर ज्यादा है तो यहां पर दो ध्रुव बनते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बता रहा हूं सॉरी, आणविक ठोस, फिर से बोल रहा हूं, आणविक ठोस में लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पे क्या होते हैं, अणु होते हैं। और उसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होते हैं, पहला है लंदन परिक्षेपण अथवा डिस्पर्सन अथवा लंदन फोर्सेस कह लो, उसमें चार्ज नहीं होता है, मतलब ध्रुव नहीं विकसित होता है। दूसरा है कि जिसमें ध्रुव विकसित हो जाए, डाइपोल विकसित हो जाए, जैसे HCl, HF भी हो सकता है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स में, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय अन्योन क्रिया। मतलब अन्योन क्रिया मतलब तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं अन्योन क्रिया। इंटरेक्शन को अन्योन क्रिया बोलते हैं, आपस में बैठ के बात करना या फिर कोई काम करना, ठीक है, आकर्षण होगा उसके बीच में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह है हाइड्रोजन आबंधित। हम लोग इसको हाइड्रोजन बॉन्ड लिखते हैं, लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सारे जो हैं विद्युत ऋणात्मक हैं। इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा है, फ्लोरीन में भी, नाइट्रोजन में भी, ऑक्सीजन में भी। तो कहीं पे भी फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को देखे तो फट से डाल देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखो इसको, थंब रूल। जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो उसमें आएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लिक्विड्स का जिसमें वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो वो घुलनशील हो जाता है उसमें, जैसे अल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। रीजन पूछा है तो 2 नंबर में, इथाइल एल्कोहल पानी में घुलनशील होता है लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होता है, क्यों? तो इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीजन O पानी के हाइड्रोजन या पानी का हाइड्रोजन या फिर पानी का ऑक्सीजन, दोनों बात है, इथाइल एल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड, बहुत ही ज़्यादा पुनरावृत्ति होती है उस बॉन्ड की, जिसके चलते वो क्या करता है, अपने आप में उसको घुला लेता है। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ वो बंधन पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन बंधन पॉसिबल नहीं है, इसी के लिए वह नहीं घुलता है। कुछ द्रव का देगा कि वाष्पीकरण संख्या, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हो, वाष्पीकरण संख्या, बॉइलिंग पॉइंट है वाष्पीकरण संख्या या वाष्पीकरण तापमान, जिस तापमान पे वो वाष्प बन जाता है, ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। तो जिसका ज़्यादा बोलेगा ना तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पक्का होगा,
अधिक होता है तो उसमें पूछेगा दो चीज में, घुलनशील वाला में और वाष्पीकरण अधिक क्यों है, तो उसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डालेंगे, हाइड्रोजन आबंध को। ठीक है, तो फिर से कंफ्यूजन मत करना, आयन नहीं होता है, अणु होता है। अब आते हैं आयनिक ठोस पे। हाँ भैया, आयनिक ठोस पे सही में जो जालक होता है उसकी बिंदु पे क्या होता है, आयन होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड सबसे अच्छा उदाहरण, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड या MgO, CaCl, इस तरीके के जो भी होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा, हाँ वो भी होगा, फेरिक क्लोराइड भी होगा। तो ये सब जगह पे आयनिक बंध, क्यों? क्योंकि एक जगह पे Na+ होगा, दूसरी जगह पे Cl- होगा। ठीक है, और इसमें जो फोर्स काम कर रहा होता है निशांत, ध्यान से सुनना, वह है कूलम्ब। इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हो ना, पावर पॉइंट लगाते हो वगैरह जो भी है, तो इस तरीके के सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं ना। सॉल्ट वाटर में अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी चलाओगे तो कंडक्ट करेगा, झटका लगता है। कारण क्यों है? क्योंकि सोडियम का प्लस, Cl का माइनस, और इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गुम हुआ ना, वो सॉल्यूशन में मौजूद रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी चलने के चलते क्या होता है, वो अलाइन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा और तुमको करंट का झटका लगेगा। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में कौन सा बल काम कर रहा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा है धात्विक, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऑफकोर्स इसमें धातु होगा। कहीं पे भी अगर पूछ देगा कि इनमें से किसमें धात्विक, किसको धात्विक ठोस कहेंगे, अगर धातु दिख गया, कॉपर दिख गया, फेरस दिख गया, तो धात्विक ठोस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेटल का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन, वह इलेक्ट्रॉन के समंदर के बीच में होता है, जिसके चलते कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे लोहा भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। दिख तो रहा है सॉलिड, लेकिन इसका माइक्रो स्ट्रक्चर पर तुम जाओगे तो पॉजिटिव आयंस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जैसे ही तुम करंट लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएगा और कंडक्ट करने लगा इलेक्ट्रिसिटी को, जिसके तुमको झटका लगता है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे धात्विक ठोस। भैया अब देखने वाली बात यह है कि आयनिक ठोस में जो बंधन होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ऊंचा होता है, गलनांक। बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तो गलेगा। नमक को पानी में लेते हो, घुल जाता है तुरंत से, उसका हाइड्रोलिसिस कर दे, केमिकल रिएक्शन हुआ वहां पे, लेकिन वही नमक को तुम तवा पे रख दो और गर्म करते रह जाओ, गर्म करते रह जाओ, ना मेल्ट करेगा। 884 के बाद मेल्ट करता है बेटा वो। जी हाँ, तो सॉल्ट को हाइड्रोलाइज कर देना आसान है ना कि उसको मेल्ट करना। ठीक है, तो सॉल्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस काम करता है। ठीक, तो इसका एग्जांपल हो गया धात्विक के। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आएगा आपके एग्जाम में, आ रहा है बार बार, वह है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। इसमें आता है हीरा आएगा और जी, हीरा आएगा, ग्रेफाइट आएगा, हीरा आएगा, ज्यादा यूज यही दोनों आता है। क्वार्ट्ज में भी होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज में भी होता है, हीरा में भी होता है, सिलिकॉन कार्बाइड में भी होता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड में भी होता है। ये सारे देखेंगे, सारे एग्जांपल। सबसे मजबूत होता है बेटा बंधन, ये सबसे मजबूत हीरा, जितना देखने में खूबसूरत होता है उतना ही मजबूत होता है वो, है ना। उसका ड्रिलिंग मशीन में यूज होता है, लोहा को, पत्थर को ड्रिल करने के लिए डायमंड का यूज होता है, इतना मजबूत होता है वो। ओके, तो सहसंयोजक बंधन के चलते, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के चलते, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर है, इसके चलते इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा सुपरनेचुरल टाइप की होती है। ये परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, परमाणु से बने, ठीक है, कार्बन होते हैं, सिलिकॉन होते हैं। ठीक है, ओके, गुड, ओके, क्लियर है यहाँ तक। इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आया है, तो हम लोगों ने बहुत कम टाइम में इसको रिवाइज कर लिया। अब हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर से एक बार वापस आएंगे इस पे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ों को फिर से बताना जरूरी है। ओके, वही सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं आप लोग को स्लाइड्स मिल जाएगा। ठीक है, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क मतलब कोवैलेंट वाले को
विशाल अणु भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये निकटवर्ती परमाणुओं एटम्स के साथ सहसंयोजक बंधन बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के बहुत ही लंबे चौड़े नेटवर्क में फैला हुआ होता है। डायमंड के साथ भी वही बात है, ग्रेफाइट के साथ भी वही बात है, तो इसलिए इसको विशाल अणु कहते हैं। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स जो द्विआयामी या त्रिआयामी आकाशीय जालक के बिंदुओं पर कार्बन होंगे, कार्बन के एटम होंगे, ग्रेफाइट में भी, डायमंड में भी। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बताओ क्यों? क्यों बताओ, कि रीजन पूछ सकता है। मैं बता रहा हूं, देखो ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होती है, ऐसी लिख लो इसको। और ये दो लेयर्स के बीच में, आगे पढ़े होगे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, पढ़े हो? ये कार्बन जो है, जंक्शन के कार्बन्स को मैं रेड से बना रहा हूं, यहां पे देखो, ये सारे कार्बन जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, है ना। इसका p ऑर्बिटल जो है मैं ग्रीन से बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो खाली हैं और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लू से बना रहा हूं। अब देखो, इस सिर्फ एक कार्बन हेडर को बनाया है, कितने सारे कार्बन्स होंगे? सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हेक्सागोनल षष्ठ कोशिकीय जो बोलते हो, है ना, के बीच में इलेक्ट्रॉन का पूरा एक नेटवर्क है जो बिछा हुआ है। तो जस्ट लाइक दो दो कोट के बीच में अगर तुम बॉल बेरिंग रख लो, चाहे कांचा रख दो, जो खेलते थे ना बचपन में, इससे अभी भी खेलते हो कुछ लोग, और तब उसको स्लाइड करोगे तो कितना आसानी से स्लाइड हो जाएगा ना, सॉफ्ट हो जाता है। इसके चलते ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। पेंसिल का नीब कितना चिकना होता है, उसको लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। जैसे ग्रीस को, मोबिल को यूज करते हैं ना लुब्रिकेंट की तरह, मशीनरी पार्ट्स को अच्छे से रन करने के लिए, वैसे ही ग्रेफाइट का यूज सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह होता है। क्यों? क्योंकि हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का जो नेटवर्क जाल फैला हुआ रहता है, और नेटवर्क चूंकि जो इलेक्ट्रॉन तो स्फेरिकल है एक तरीके से, तो उनको तुम समझ सकते हो कि साइकिल के चक्का वाले बॉल बेरिंग जैसा, तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के चलते इसकी विद्युत चालकता होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करता है? चालन करता है। लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर विद्युत चालकता। हीरा का संरचना किस जालक में होता है? टेट्रागोनल। हीरा का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, देखिए हीरा, एक कार्बन है यहाँ पे, दो, एक ऊपर, ठीक है। अब अगले कार्बन को मैं फिरोजी कलर से बनाता हूं, देखिए कार्बोनेट, और बॉन्ड्स को मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा। फिर देखो यहां पे बनाते जाओ ना, तुम थक जाओगे बनाते बनाते। ये तो सिर्फ 2 डायमेंशन में हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये बढ़ते जाएगा, तो इसलिए डायमंड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, आगे बढ़े। बोर होने लगोगे तो बोल देना, छोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट है, ये परिभाषा है, ये आया है एग्जाम में, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। बात किए थे हम लोग। जालक बिंदु मतलब लैटिस पॉइंट्स बताए थे ना,
चलो निशांत बताओ, अगर जालक बिंदु पे आयन हो तो वो किस तरह का सॉलिड होता है, किस तरह का ठोस होता है? हाँ हाँ ठोस होता है। तो किस तरह का ठोस होता है? वेरी गुड, ऐसे ही समझना है। आयनिक ठोस, एक एग्जांपल बता दो आयनिक ठोस का। हो सकता है तुम्हारा लक अच्छा हो, वही एग्जाम में आ जाए। रसोई में चूल्हा में हर दिन खाना बनाते हो, डालते हो नमक, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबसे अच्छा उदाहरण है उसका, ठीक है। चलो हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे हो? जालक बिंदु पे, तुमसे पूछ रहा हूं, जालक बिंदु पे अगर अणु हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो, अणु हो, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स हो, तो उसको कौन सा सॉलिड बोलते हैं? आणविक ठोस। उसका एक एग्जांपल बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं नहीं सब तो नीचे। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो सकता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, अणु है ना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हाँ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो सकता है, लेकिन हमको इसलिए भी डाउट लग रहा है कि हो सकता है वो आणविक में भी चला जाए, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस एंड O माइनस है ना, इसलिए इसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे। जिसका नोन है मीथेन, मीथेन गैस होता है, उसको सॉलिडिफाई कर दोगे तो वो भी आणविक ठोस होगा। आयोडीन, आयोडीन जेल लगाते हैं ना जी, घाव में बर्न हो जाता है तो आणविक ठोस है वो। कितना सॉफ्ट होता है ना, जैसे ट्यूब से इसे निकालो निकल जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी है ना कि क्यों, क्योंकि उसमें वीक लंडन फोर्सेस काम करता है, मजबूत नहीं होता है ना। डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस काम करता है, लंदन बल काम करता है, कमजोर होता है, इसलिए वो सॉफ्ट इन नेचर होता है। प्रकृति उसकी क्या होती है, उसको आराम से तुम हाथ से उसका शेप बदल सकते हो, टेबल का नहीं बदल सकते हो। अमोर्फस या अक्रिस्टलीय का उदाहरण बताओ, सबसे अच्छा उदाहरण। ये कांच आएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। तो जालक बिंदु पे, हाँ जालक बिंदु पे अब हमारा परमाणु हो, एटम्स हो, तो हमारा कौन सा सॉलिड होगा? सहसंयोजक, सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो ये जालक बिंदु हो गए, लैटिस पॉइंट्स हो गए, इसको स्पेस लैटिस बोले। और ये छोटी सी यूनिट जो हो गए इसको क्या बोलेंगे? एकक कोष्टिका। वेरी गुड। देखिए जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है, उसको हम लोग नाम दे दिए जालक बिंदु या जालक स्थल। और क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण, अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या फिर धातु हो सकता है। धातु होगा तो धात्विक सॉलिड होगा ना, धात्विक ठोस। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन, जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब धातु की अगर तुम बात कर रहे हो तो कॉपर के एटम्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा बीच में। तो रिक्तियों में होता है, कहाँ पे होता है? इंटरस्टिशियल वॉइड में या फिर रिक्तियों में होता है इलेक्ट्रॉन, बिंदु पे नहीं होता है। बिंदु पे कौन चीज होता है? धातु होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। और उस बिंदु के बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए होते हैं, जिसके चलते उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। दोनों तरह की कंडक्टिविटी, चालकता, उष्मा वाली चालकता भी और विद्युत चालकता भी, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन कहीं गेम है एक तरीके से देखा जाए तो। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, देख के अपने आप को कन्विंस कर लो। अगर लगेगा कि ज्यादा हो रहा है, ब्रेक चाहिए तो बोलना, हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री डायमेंशन में देखो तो यह एक यूनिट सेल हो गया, ओके। और ये सब जो है ना, इसके पैरामीटर्स एक तरीके से हैं, अल्फा बीटा गामा ए बी सी। तुम्हें पता है कि जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब।
या फिर घन घन। घन रूबिक क्यूब बनाते होगे घर में, रूबिक क्यूब से खेले हो ना, उसमें ऑरेंज रेड ब्लू फेस होता है, उसको एक तरफ करना होता है, एक कलर को एक तरफ करना होता है, तो वो एक क्लासिकल क्यूब का उदाहरण है। ठीक है, तो बहुत सारे सॉलिड जो है ना इस घनाकार संरचना में होते हैं, स्ट्रक्चर में होते हैं, घनाकार रवादार संरचना, इसका मतलब है क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, घनाकार रवादार संरचना, इस पे आएंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलो। तो चूंकि हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं इन चीजों को, देखिए जो चीज हम लोगों ने हिंदी में बोला, मैं जैसे बोल रहा हूं, मेरी इंग्लिश में समझ है तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कल रात में ही पढ़ा हिंदी में पहली बार, इससे पहले नहीं पढ़ा था। तो क्रिस्टल के त्रिविमीय घनीय आकाशीय जालक, घनीय मतलब क्यूबिक, आकाशीय मतलब स्पेस लैटिस, क्यूबिक स्पेस लैटिस है ये, क्यूबिक स्पेस लैटिस है। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन में फैला हुआ है और उसके पॉइंट्स को, जालक के बिंदुओं को हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, और उसमें से एक कोई है एकक कोष्ठिका के डिफरेंट पैरामीटर्स। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, उसके आधार पर इस पूरे ब्रह्मांड में, मतलब हमारे धरती पे कम से कम, बाहर का नहीं पता है, टोटल 7 तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। कितने? डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे कैसे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू है, और उस 7 का सूक्ष्म वर्गीकरण अगर अंदर में करो तो वह पूरे ऑल टुगेदर, पूरे मिलाकर 14 तरीके के लैटिस दे सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रवाई लैटिस। तो हाँ, ब्रवाइस जालक आएगा। ब्रवाइस जालक कितने तरीके के होते हैं? ऑप्शन देगा 11 12 13 14। ठीक है, अब करेंगे ऑप्शन हम लोग, ठीक है ना, करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे तो अपने क्लियर होते जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, 14 प्रकार के, तो ये सारे 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र है, इसको देख लें, अपने आप को समझा लें थोड़ा देर के लिए। मूल तंत्र बोलते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव, ठीक है, दिमाग में डाल लो, देख लो इसको। जब ए बी सी बराबर हो, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री हो, तो घनीय द्विसमलंबाच, या इसको बोलते हैं, आई डोंट नो, टेट्रागोनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको ऑर्थोरम्बिक बोलते हैं। ये ठीक है, इतना ही तक, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं है आज तक, यही पूछा ही है। ऑर्थोरम्बिक में सिंपल इतना जानना है कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 होता है, ए बी सी नॉट इक्वल होता है। द्विसमलंबाच में होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा, सॉरी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये और ये बनता है। तो इसके कितने तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3, और इसके 4, इसके 4 हो सकते हैं, और इसके 3। याद करो, रट्टा मार लो, विषम लंबाच में कितने होंगे? 4 होंगे, और घनीय में कितने होंगे? इसको याद कर जाना बस, यही 2 पूछा है, इसके अलावा नहीं पूछा है आज तक। देखो, इसी के लिए मैंने 2 का डाला ही है। इसका हो सकता है, एक इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक आद्य या प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक आद्य से प्रिमिटिव, अंतर केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर्ड, वेरी गुड, फलक सेंटर। ये टेट्रागोनल का भी 2 होता है, आज तक नहीं पूछा है, ऑर्थोरम्बिक का याद रखना बस, दैट्स इट। ये क्वेश्चन बराबर पूछा है, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीसीसी में एकक कोष्ठिका में अवयवी
कणों की संख्या, ऑप्शन दे दिया रहेगा तुम्हें। ठीक है, 2। पढ़े रहोगे तो जानोगे ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले करते हैं सिंपल के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं विपरीत संरचना, मतलब लेटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, लेटिस पॉइंट्स को दिखाते हुए इसको बोलते हैं द्विक स्थान भराव संरचना, मतलब स्पेस फिलिंग। अणु तो इतने दूर होते नहीं है ना, आपस में जनरली वो सटे हुए होते हैं। तो ये सही डिपिक्शन है। यहाँ पर इस पॉइंट्स को बना लो तो कुछ इस तरीके का होगा, पीछे वाला भाग छुपा हुआ है। तो ये 4 पॉइंट्स। तो एक कॉर्नर का जो एलिमेंट होगा वो उसका कंट्रीब्यूशन उस लैटिस में कितना होगा। तो जस्ट लाइक एक रोटी लेते हो, रोटी को 2 भागा में काटो, फिर एक और भाग में काटो, 1/4 पकड़ते हो, 2 रोटी को पकड़ लो। 2 रोटी को अगर तुम पकड़ लो तो तुम उसको फुला के एक वृत्त बना सकते हो। ठीक है, तो तुम 1/4 प्लस 1/4 अगर तुम पकड़ते हो तो जनरली आधा हो जाता है। तो 1/8 कॉर्नर जो होता है, एक कॉर्नर जो होता है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे बनाया भी हुआ है, कितने से शेयर हो रहा है? 8 से। तो एक चीज 8 के साथ शेयर हो रहा है, तो इसका मतलब एकल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8। तो एक कोष्टिका में एक कॉर्नर का एलिमेंट किनारे का कितना योगदान करेगा? 1/8 का। निशान समझ में आ रहा है? हाँ, परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 × 1/8, तो 1 हो गया है। तो पूछ जगह एससीसी में कितना होगा? तो 1। यहाँ पे बीसीसी का ऐसा ही कैलकुलेट किया गया हुआ है, बीसीसी में 2। फेस सेंटर्ड में 6 क्यों होता है? 6 फेस होता है, 2 3 4 5, 6 हो गया। तो अगर एक फेस पे है तो दूसरे और पड़ोसी के साथ एक ही फेस से शेयर कर रहा है ना। जैसे कि ऐसे सटा हुआ है तो यहाँ पर जो लगा हुआ होगा इसके साथ शेयर करेगा दूसरा, तो एक के साथ शेयर कितना हो जाएगा? 1/2। तो टोटल फेस कितने हैं, फलक कितने हैं? तो 6 × 1/2, 3 परमाणु हो गए। कोना वाला 1 परमाणु हो गया, और साथ में एक बॉडी का सेंटर में भी होता है। ठीक है, इसलिए सबको मिला के कितना? 1 + 3 कितना हो जाएगा? अब मैं तुमसे बनवा लूं क्वेश्चन ऐसा, ऐसे ही मजे लेने के लिए। आज तक तो नहीं हुआ है, लेकिन लेट से IIT जी वगैरह का तैयारी जो करता है वो सब जनरली ये सब बनाता है। इस तरीके का है। एजेस पे हैं और एक बॉडी के अंदर है, तो कितना होगा टोटल कंट्रीब्यूशन? एजेस मतलब क्या होता है? कोण। कितने कोण है इसमें भाई? एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कोण कितने हैं? एज, टोटल एज कितने हैं? 12। और एक जो है वो कितने के साथ शेयर करेगा? गेस करो। 1 2 3 4 6 के साथ। ध्यान से देखो, ये एक एज है। अगर इसकी तुम बात करते हो तो ये कितने के साथ शेयर कर रहा है? एक तो अपने साथ इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ। कितने के साथ शेयर कर रहा है? 4। एज का तो 4 के साथ शेयर कर रहा है, तो उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा?
अब देखो इसको, एक कोना वाला परमाणु या अणु 4 अलग अलग एकक कोष्ठिका के साथ सटता हुआ होता है, तो एक का बंटवारा 4 में हो रहा है, तो अकेले का उसका शेयर कितना हो गया 1/4। तो 1/4 उसका शेयर होगा और टोटल है कितने 12, तो 3 आएगा और प्लस हम कहें कि अंदर में एक और है तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके के बनावटी सवाल आते हैं, जैसे तुम लोग को तो बिहार बोर्ड में आज तक नहीं किया है, ठीक ही है नहीं किया है तो नहीं, नीट वगैरह IIT वगैरह के एग्जाम में पूछता है, बहुत अच्छे तरीके से बनाएगा, CBSE के एग्जाम में पूछता है। हाँ बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेता है। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब जो है निविड संकुचित संरचना है, इसका मतलब होता है निविड मतलब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जब तुम्हारे पास कुछ बॉल्स हैं और उसको भरना है एक डायमेंशन में, तो सबसे अच्छा अरेंजमेंट तो ऐसा ही है ना कि सटा सटा के चलते जाओ। 2 डायमेंशन में भरना है तो 2 तरीके से भर सकते हो, एक एकदम सटा के उसके ऊपर, और दूसरा ऑप्शन है कि दोनों के बीच में जो डिप्रेशन बन रहा है बीच में, तो जैसे कि मैं ये वाला ऑप्शन बना रहा हूं, इसको ऐसे ये हुआ, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं कि मैं इसके डिप्रेशन में बढ़ता जाऊं, ठीक है। तो 2 तरीके से होगा, अगर साइड बाय साइड बढ़ते जाएं तो उसको बोलते हैं वर्ग निविड, मतलब स्क्वायर पैक्ड, पैकेड नहीं पैक्ड, हॉल पैक्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये अगर इस तरीके का होता है तो हेक्सागोनल। कभी सोचो हो कि इसका नाम हेक्सागोनल क्यों है? हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसी के लिए इसको षटकोणीय बोलते हैं, जैसे कि हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसी तरीके का होता है। ओके, तो 2 डायमेंशन में हो सकता है, इसको AB अरेंजमेंट बोलते हैं षटकोणीय को, और वर्ग को क्या बोलते हैं AAA अरेंजमेंट। ये 2 डायमेंशन में हो रहा है। ओके, अब इसको बढ़ाएंगे 3 डायमेंशन में तो फिर डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। यहां पर से जो सवाल पूछता है रिक्तियां, इसको बेटा जो बोल रहे हो ना, इसको वॉइड्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वॉइड्स या रिक्तियां। 2 ही तरह का सवाल आया है, हम लोग सब करते हुए जाएंगे। हाँ, इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है, अगर जानना चाहो। 3 डायमेंशनल ऑफकोर्स इसके ऊपर हम लोग डालेंगे, 1 डायमेंशनल हो गया, 2। अब 3 डायमेंशन में 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो 2 तरीके के डिप्रेशन बने हेक्सागोनल। स्क्वायर में तो इसके ऊपर जस्ट डालते जाओगे तो स्क्वायर पैक्ड हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अंत में SCC जैसा बनता है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात, उससे क्वेश्चन आते भी नहीं, आते हैं जनरली इसी से आते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के डिप्रेशन बने, B और A या रिक्तियां। अब जब 3rd लेयर तुम डालते हो, ध्यान से देखना, 3rd लेयर तुम डालते हो तो तुम A के ऊपर डाल सकते हो, A के ऊपर डाले B, अब जब तुमने इसके ऊपर डाल दिया इस डिप्रेशन में ऑफ कोर्स, तो तुम्हारे पास 2 तरीके का वॉइड बने, C और D, अलग अलग तरीके का, ठीक है। ध्यान से दो, इसी से सवाल पूछा है C और D। तो C जो है कुछ इस तरीके का है और ऊपर में है, यही है ना जी, और D कैसा है और ऊपर में ऐसा ऐसा, ऐसा ही है ना, है ना। देखो
इसको बोलते हैं, लिख लेना है, टेट्राहेड्रल रिक्तियां वॉइड, और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। हिंदी में होगा जरूर होगा, मैंने डाला था, हाँ वेरी गुड, यही इसी से सवाल पूछा आज तक। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल को चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति, हेक्सागोनल अष्टफलकीय। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसके शेप के चलते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, रिक्तियां हैं, ये कितने गोलों से घिरी हुई हैं? अष्टफलकीय 6, और चतुष्फलकीय कितने गोलों से घिरी हुई हैं? 4। यही सवाल पूछता है। कैसे पूछेगा? चतुष्फलकीय रिक्तियां कितने गोलों से घिरी होती हैं? आया है सवाल ऐसा? और नहीं आया है तो प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। ऑप्शन दे रखा हुआ रहेगा तुम्हारे पास, 3, ठीक है। तो जानना है इसको, षष्ठ फलकीय के लिए पूछा है तो हमें याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अष्टफलकीय, मैं बाबा षष्ठ बोल दे रहा हूं, अष्टफलकीय याद रखना है इसको। संकुलन क्षमता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है ये। तुम्हारे पास एक जार मिलेगा और उसमें कहेगा कि तुमको छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं जो कांचा खेलने वाला, उसको भरना है। तो तुम्हें मालूम है कि तुम कितना भी इसको टाइटली भर दोगे फिर भी कुछ जगह बाकी रहेगा। अगर चेक करना है तो रेत उठाना और उसमें डालना, इतना रेत तो, और हिलाओगे जार को तो आराम से भर जाएगा। इसका मतलब है कुछ कुछ बीच में जगह है उसका, है ना, गोल है वो भी, और बीच में कुछ जगह है। कितना भी टाइटली उसको पैक कर दो, देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्पेस दैट इज नॉट ऑक्युपाइड। तो कुछ जो स्पेस का, आकाशीय आयाम का हिस्सा है, आयतन है, जो कि भरा हुआ नहीं है। तो संकुलन क्षमता इसी चीज को बताता है कि उसका आयतन कितना है और कितना भरा हुआ है, उसके रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात को संकुलन क्षमता बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अवयवी कणों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान सर्वदा रहता है। संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है, मतलब भरा हुआ होता है। आइए हम विभिन्न प्रकार के संरचनाओं में संकुलन क्षमता का परिकलन करें। इससे सवाल आया हुआ है, आज तक पूछा नहीं है डिराइव करने के लिए। हमारे समय में डेरिवेशन होता था, अब तो चीजों को थाली में बटोर के दिया जा रहा है कि बेटा आ जाओ परीक्षा भवन में, पास हो जाओ, एहसान कर दो हमारे ऊपर, ठीक है। पहले हम लोग रिगरसली डिराइव करते थे, एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए कैसे होता था, वो 5 नंबर में आता था। एक जगह छूट जाए तो डेरिवेशन गलत हो जाता था। अब तो आपको बस रट्टू तोता बना रहा है कि बेटा याद कर लो, लेकिन फिर भी हम डेरिवेशन करेंगे क्योंकि हमें करना है। ओके, फिर देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला फेस सेंटर्ड के साथ। सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है फेस सेंटर्ड की, कितनी होती है? 74%। और जानते हैं हम लोग कि कैसे करते हैं, है ना। एक फेस होता है, उस फेस में इस कॉर्नर पे पकड़ लो, फिर ये कॉर्नर पकड़ लो, और बीच में उस फेस पे एक एटम है, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस r मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये r, फिर r और फिर ये r, तो ये हो गया 4r। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? देखो रेड से बना रहा हूं, रेड वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 4r। अब हमें दिया हुआ है, मान के चलो कि इसका डिस्टेंस जो है a दिया हुआ है, ये वाला DC, a दिया हुआ है, तो ये भी a होगा।
तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जान रहे हैं कि AC जो है वो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब A√2, यही होगा ना, हाँ ठीक है। हाँ जी और ये √2A = 4R होगा, हाँ होगा ना जी। हाँ हाँ इसको करते जाओ और एक संकुलन क्षमता मतलब हो गया कि वॉल्यूम। अच्छा, FCC में कितने एटम्स होते हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। आयतन क्या होता है, स्फेयर का, गोला का, 4/3 πr³ डाल दिया यहाँ पे। और नीचे में ए को निकाल लिया किसके टर्म में, आर के टर्म में, आर के टर्म में निकाल लिया, हटा दिया। इस सवाल इससे एक बार 2 नंबर का आया हुआ है, तो सवाल करते हैं, लिखो लिखो, नहीं सोल्व करने के लिए पूछा है। लिखो, ऐसा क्वेश्चन आया था, कोई भी आइटम दे सकता है। FCC संरचना में है, घन के भुजा की लंबाई 300 पिकोमीटर है, आयरन के त्रिज्या की गणना करें। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया सबसे पहला उपाय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि तुम FCC कह दिया तो पहले तो फेस बना लो इसका, ठीक है। बना लिए फेस, चलो पहले क्वेश्चन लिख लो। चलो ठीक है, आप लोग इस सवाल को बनाओ और कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, एंड ऑल दैट। कम ऑन डू इट।